नमस्कार। राजनीतिक दलों पर हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं बुनियादी स्रोत हैं जो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका समझने में मदद करेंगे। हाँ, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये राजनीतिक दल आखिर हैं क्यों? मतलब इनका काम क्या है? क्यों लोग अक्सर इनकी इतनी आलोचना करते हैं? और फिर भी इन सब के बावजूद ये ज़रूरी क्यों लगते हैं? बिल्कुल। और यहीं से शुरू करते हैं। एक स्रोत में ये बात कही गई है कि कई आम नागरिकों के लिए तो जैसे लोकतंत्र का मतलब ही राजनीतिक दल बन गया है। ये थोड़ी अजीब बात नहीं लगती? हाँ, लगती तो है। खासकर जब हम ये भी देखते हैं कि ज़्यादातर लोग दलों के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखते। उन्हें लगता है कि समाज में जो बंटवारा है या राजनीति में जो भी गड़बड़ है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये दल ही जिम्मेदार हैं। हाँ, वही तो। तो फिर सवाल उठता है, क्या हमें वाकई इनकी जरूरत है? अगर ये इतने विभाजनकारी हैं, तो फिर लोकतंत्र का पर्याय कैसे बन गए? यहाँ ना एक दिलचस्प बात है इतिहास की। अगर हम कोई 100 साल पीछे जाएं, तो दुनिया में गिने चुने देशों में ही राजनीतिक दल होते थे, बहुत कम। अच्छा। हाँ, और आज आज देखिए गिनती के ही देश ऐसे मिलेंगे जहां राजनीतिक दल नहीं है। मतलब इनका दुनिया भर के लोकतंत्रों में इतना फैल जाना, ये किसी गहरी जरूरत की तरफ तो इशारा करता ही है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को खोलते हैं। ये राजनीतिक दल, ये चीज आखिर है क्या? मतलब क्या परिभाषा है इसकी? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो राजनीतिक दल क्या है? ऐसे लोगों का एक समूह है, संगठित समूह, जो चुनाव लड़ते हैं और उनका मकसद होता है सरकार में आना, मतलब राजनीतिक सत्ता पाना। सत्ता हासिल करना। हाँ, और इसके लिए वो क्या करते हैं? वो समाज के किसी सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं। अब ये सामूहिक हित क्या है, इस पर हमेशा बहस हो सकती है, क्योंकि सबके लिए इसके मायने अलग अलग होते हैं। सही बात है, सबका हित एक जैसा नहीं होता। अच्छा, और इस समूह में होता कौन कौन है? मतलब इसके हिस्से क्या है? मोटे तौर पर इसके 3 हिस्से माने जाते हैं। पहले तो हो गए नेता, जो पार्टी चलाते हैं, बड़े फैसले लेते हैं। हाँ, चेहरा होते हैं पार्टी का। बिल्कुल। दूसरे होते हैं सक्रिय सदस्य, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जमीन पर प्रचार करना, बैठकें करना वगैरह। जो कार्यकर्ता कहलाते हैं। हाँ, कार्यकर्ता। और तीसरे होते हैं अनुयायी, या कह लीजिए समर्थक, जो पार्टी की विचारधारा से या नेताओं से जुड़ाव महसूस करते हैं और चुनाव में उन्हें वोट देते हैं। ये तीनों मिलकर ही पार्टी को बनाते हैं। समझ गई। नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। ठीक है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये दल करते क्या हैं? इनका काम क्या है लोकतंत्र में? हाँ, ये महत्वपूर्ण है और इनके काम कई हैं, जो लोकतंत्र चलाने के लिए बहुत बुनियादी लगते हैं। सबसे पहला और जो सबसे साफ दिखता है, वो है चुनाव लड़ना। हाँ, ये तो है ही। हमारे यहाँ तो चुनाव मतलब पार्टियों का मुकाबला ही होता है ज्यादातर। बिल्कुल। दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, उन्हें चुनाव में उतारते हैं। अब ये उम्मीदवार कैसे चुने जाते हैं, इसके तरीके अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका में पार्टी के सदस्य और समर्थक मिलकर चुनते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि भारत जैसे देशों में अक्सर जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं ना, आला कमान जिसे कहते हैं, हाँ, वही तय करते हैं कि टिकट किसे मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। ठीक है। तो चुनाव लड़ना हो गया पहला काम। और क्या? दूसरा बड़ा काम है नीतियां और कार्यक्रम जनता के सामने रखना। देखिए, हर पार्टी देश को चलाने के लिए अपनी सोच, अपनी योजनाएं लेकर आती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स। वो बताती है कि अगर हम सत्ता में आए तो ये करेंगे, वो करेंगे। ताकि लोग चुन सकें कि उन्हें क्या चाहिए। हाँ, क्योंकि समाज में तो बहुत सारे विचार होते हैं, देश कैसे चले, है ना? सरकार इन बिखरे हुए विचारों पर काम नहीं कर सकती। तो पार्टियां क्या करती हैं? मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाती हैं, उन्हें एक दिशा देती हैं, ताकि सरकार उन पर अमल कर सके। अच्छा, मतलब विचारों को समेटकर एक दिशा देना, ये जरूरी काम है। और कानून बनाने में क्या रोल है इनका? ये तीसरा अहम काम है, कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका। जो भी कानून बनते हैं देश के लिए, उन पर संसद में या विधानसभा में बहस होती है, वोटिंग होती है। अब वहां जो ज्यादातर सदस्य बैठे हैं, वो किसी न किसी पार्टी के हैं। हाँ, व्हिप जारी होता है पार्टियों का। बिल्कुल। तो वो अक्सर अपनी पार्टी के निर्देश पर ही वोट करते हैं। इसलिए कोई कानून बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उम्मीदवार चुनना, नीतियां बनाना, कानून पास करवाना, और जाहिर है सरकार भी तो यही पार्टियां बनाती और चलाती हैं। हाँ, ये चौथा काम हो गया, सरकार बनाना और चलाना। जो पार्टी या गठबंधन चुनाव जीतता है, वही सरकार बनाती है। पार्टियां ही अपने नेताओं को चुनती हैं, उन्हें मंत्री बनाती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देती हैं एक तरह से। और फिर ये मंत्री पार्टी की नीतियों और वादों के हिसाब से सरकार चलाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन हर कोई तो जीता नहीं। जो हार जाते हैं उनका क्या उनकी कोई भूमिका नहीं बचती? अरे, उनकी तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये है पांचवा काम, विपक्ष की भूमिका निभाना। जो दल चुनाव हार जाते हैं वो चुप नहीं बैठते, वो सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं। हाँ, आलोचना करते हैं। हाँ, सरकार की गलत नीतियों की, उसकी नाकामियों की आलोचना करते हैं, अपनी अलग राय रखते हैं और जरूरत पड़े तो सरकार के खिलाफ लोगों को इकट्ठा भी करते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये जो जनमत निर्माण होता है, मतलब पब्लिक ओपिनियन बनाना, उसमें दलों का क्या रोल है? ये उनका छठा महत्वपूर्ण काम है, जनमत निर्माण। पार्टियां लगातार मुद्दे उठाती हैं, उन पर बहस करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। उनके लाखों कार्यकर्ता होते हैं पूरे देश में फैले हुए। हाँ, जो घर घर तक बात पहुंचाते हैं। सही कहा, वो पार्टी की बात लोगों तक ले जाते हैं। फिर इनके अपने छात्र संगठन, मजदूर संगठन वगैरह होते हैं। कई बार दबाव समूह भी इनसे जुड़े होते हैं। ये सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं, लोगों की राय बनाते हैं किसी मुद्दे पर। ये दिलचस्प है। एक और बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी जो स्रोत में है, वो आम आदमी और सरकार के बीच पुल वाली बात। बिल्कुल, और ये उनका सातवां अहम काम है। सरकारी मशीनरी और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक लोगों की पहुंच बनाना। सोचिए जरा, एक आम नागरिक के लिए किसी बड़े सरकारी अफसर से मिलना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, बहुत मुश्किल। लेकिन अपने इलाके के किसी नेता या कार्यकर्ता से मिलना, उससे जान पहचान बनाना, वो ज्यादा आसान लगता है ना? हाँ, ये तो है। तो इसी वजह से लोग भले ही पार्टियों पर पूरा भरोसा ना भी करें, फिर भी उन्हें अपने करीब महसूस करते हैं। और पार्टियों को भी लोगों की मांगों पर ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं देंगे तो अगले चुनाव में हारने का डर रहता है। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जैसे आपने कहा, भरोसा भले कम हो, पर इन सारे कामों को देखें तो लगता है कि इनके बिना काम चलेगा कैसे। स्रोत एक सवाल भी उठाते हैं, जरा सोचिए, अगर राजनीतिक दल हो ही ना तो क्या होगा? शायद इससे इनकी जरूरत और साफ हो जाए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर दल नहीं होंगे तो चुनाव में सब उम्मीदवार निर्दलीय होंगे, स्वतंत्र। हाँ। तो कोई भी उम्मीदवार बड़े नीतिगत बदलाव का वादा कैसे करेगा? उसके पीछे संगठन कहाँ होगा? सरकार अगर बन भी गई, मान लीजिए निर्दलीय विधायकों को जोड़कर, तो वो चलेगी कैसे? उसकी दिशा क्या होगी? कौन तय करेगा? हाँ, अस्थिरता बहुत होगी शायद। बिल्कुल, हर चुनाव प्रतिनिधि सिर्फ अपने छोटे से चुनाव क्षेत्र के लिए जवाबदेह होगा। पूरे देश के बारे में कौन सोचेगा? देश कैसे चलेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। क्या इसका कोई उदाहरण है हमारे पास छोटे स्तर पर? स्रोत में पंचायत चुनावों का जिक्र है। कई जगह ये चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं, मतलब पार्टियां आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार नहीं उतारती। हाँ, होते हैं। लेकिन वहां भी क्या होता है, जैसे ही चुनाव आता है, पूरा गांव या इलाका अलग अलग गुटों में, खेमों में बढ़ जाता है और हर गुट अपने उम्मीदवारों का एक पूरा पैनल खड़ा कर देता है। ये काम तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा पार्टियां करती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि संगठित राजनीति की जरूरत निचले स्तर पर भी महसूस होती है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समाज बड़े और जटिल हुए और ये प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र आया, राजनीतिक दलों का होना लगभग अनिवार्य सा हो गया। हाँ, बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त बन गए हैं। इसी वजह से आज दुनिया के लगभग हर देश में ये नजर आते हैं। ठीक है, तो ये मान लिया कि दलों की जरूरत है, पर अब सवाल ये है कि कितने दल? क्या कोई सही संख्या है? भारत में ही देखिए, चुनाव आयोग के पास 750 से ज्यादा दल रजिस्टर्ड हैं। क्या ये अच्छा है या कम होने चाहिए? 2 ही काफी हैं? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो मोटे तौर पर 3 तरह की दलीय व्यवस्थाएं दिखती हैं। पार्टी सिस्टम्स? हाँ। अच्छा, कौन कौन सी? पहली है एक दलीय व्यवस्था, अच्छा, वन पार्टी सिस्टम। जैसे चीन में। वहां बस एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे शासन करने की इजाजत है। कहने को और भी छोटी पार्टियां हो सकती हैं, पर सत्ता के लिए कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, तो ये तो लोकतांत्रिक नहीं हुआ फिर? नहीं, इसे लोकतांत्रिक विकल्प नहीं माना जाता, क्योंकि लोगों के पास चुनने का कोई असली विकल्प ही नहीं है। ठीक है, दूसरी व्यवस्था? दूसरी है द्विदलीय व्यवस्था, 2 पार्टी सिस्टम, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। यहाँ क्या होता है कि सत्ता मुख्य रूप से 2 बड़ी पार्टियों के बीच ही घूमती रहती है। पार्टियां और भी हो सकती हैं, कुछ सीटें जीत भी सकती हैं, पर सरकार बनाने की असली होड़ 2 में ही होती है। अच्छा, और तीसरी? जो शायद भारत में है। हाँ। तीसरी है बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ कई पार्टियां मैदान में होती हैं और 2 से ज्यादा पार्टियों के पास सरकार बनाने का मौका होता है, या तो अकेले या फिर दूसरों के साथ मिलकर, गठबंधन बनाकर। हाँ, गठबंधन बनाकर।
कोलिशन गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। कभी कभी चुनाव से पहले ही पार्टियां मोर्चा बना लेती हैं, फ्रंट। जैसे स्रोत में 2004 के चुनावों का जिक्र है, तब 3 बड़े गठबंधन थे, एनडीए, यूपीए और वाम मोर्चा। तो इन तीनों में से एकदलीय, द्विदलीय या बहुदलीय कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी है? देखिए, स्रोत कहता है कि ये सवाल ही शायद ठीक नहीं है। अच्छा क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक व्यवस्था सबके लिए अच्छी है। ये कोई चुनने की चीज नहीं है कि चलो आज से हम द्विदलीय व्यवस्था अपना लेते हैं। ये तो किसी देश के समाज की बनावट कैसी है, उसमें किस तरह के विभाजन है, सामाजिक, राजनीतिक, उसका इतिहास कैसा रहा है, चुनाव प्रणाली कैसी है, इन सब चीज़ों से मिलकर एक लंबे समय में ये व्यवस्था खुद बनती है। इसे आप आसानी से बदल नहीं सकते। तो मतलब हर देश के अपनी जरूरतें और हालात तय करते हैं कि वहाँ कैसी व्यवस्था बनेगी। बिल्कुल। जैसे भारत के लिए स्रोत कहता है कि यहाँ बहुदलीय व्यवस्था इसलिए बनी क्योंकि देश इतना बड़ा है, इतनी विविधताएं हैं, भाषा, धर्म, जाति, इलाके, कि शायद 2-3 पार्टियां मिलकर भी इन सबको समेट नहीं सकती। हाँ, ये बात तो है। इसलिए यहाँ कई दलों का होना शायद स्वाभाविक है, जरूरी है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही मुझे लगता है दिलचस्प पहलू पर आते हैं। वो है दलों में आम लोगों की भागीदारी। हम अक्सर सुनते हैं कि पार्टियां संकट में हैं, लोग उनसे दूर जा रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करते। पर क्या आंकड़े भी यही कहते? लोग असल में कितना जुड़े हैं इन दलों से? यहाँ एक बड़ा ही मजेदार विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन, जो सर्वे के आंकड़े दिखाते हैं। विरोधाभास। कैसा विरोधाभास? विरोधाभास ये है, एक तरफ तो ये बिल्कुल सच है कि दक्षिण एशिया में और दुनिया में भी कई जगह लोग राजनीतिक दलों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। सर्वे में पूछो तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि हमें इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है या बहुत कम भरोसा है। हाँ, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। हाँ, जिन संस्थाओं पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं उनमें राजनीतिक दल अक्सर ऊपर ही होते हैं। ये तो हुई एक बात। हाँ। ठीक है, तो फिर विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास यहाँ है कि इस कम भरोसे के बावजूद जब हम ये देखते हैं कि लोग दलों के कामकाज में कितना हिस्सा लेते हैं, तो तस्वीर एकदम उलट जाती है। अच्छा, कैसे? कई विकसित देशों से भी ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? ये तो सचमुच चौंकाने वाली बात है। मतलब भरोसा कम पर सदस्यता ज्यादा। हाँ, और इतना ही नहीं, पिछले 30 सालों में भारत में खुद को किसी दल का सदस्य बताने वालों का अनुपात धीरे धीरे बढ़ा है, कम नहीं हुआ, बढ़ा है। अरे वाह! और जो लोग खुद को सदस्य नहीं भी बताते पर ये मानते हैं कि वो किसी न किसी दल के करीब हैं, उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, उनका अनुपात भी इसी दौरान बढ़ा है। तो इसका क्या मतलब निकालें फिर? लोग भरोसा नहीं करते पर जुड़ते ज्यादा हैं और ये जुड़ाव बढ़ भी रहा है। ये तो बड़ी पहेली है। तो पहेली, पर शायद ये दिखाता है कि राजनीतिक दल अपनी सारी कमियों और आलोचनाओं के बावजूद लोगों के लिए राजनीति में शामिल होने का, अपनी बात कहने का या सरकारी मदद या योजनाओं तक पहुंचने का सबसे आसान और जरूरी जरिया शायद अब भी बने हुए हैं। हो सकता है लोग उन्हें पसंद ना करते हो, पर उनके बिना काम चलता भी ना हो। हाँ, शायद एक तरह की जरूरत या मजबूरी हो सकता है। ये एक अहम सवाल है कि इस जुड़ाव की प्रकृति क्या है। क्या ये सचमुच का समर्थन है या सिर्फ एक व्यवहारिक रिश्ता? तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि राजनीतिक दल जिनकी इतनी आलोचना होती है वो असल में लोकतंत्र चलाने के लिए कई जरूरी काम करते हैं। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, नीतियां बनाना, विपक्ष का काम करना, लोगों को जोड़ना। हाँ। फिर हमने देखा कि कोई एक दलीय व्यवस्था सबके लिए फिट नहीं बैठती। ये देश के हालात पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और सबसे आखिर में ये दिलचस्प विरोधाभास सामने आया कि भरोसा कम होने के बावजूद कम से कम भारत में दलों से लोगों का जुड़ाव काफी ज्यादा है और शायद बढ़ भी रहा है। सही। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। स्रोत में एक छोटा सा किस्सा है कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच बहस का कि क्या जन आंदोलनों को राजनीतिक दल बन जाना चाहिए या अलग रहना चाहिए। हाँ, किशन जी वाला किस्सा। हाँ, तो आज हमने दलों के जो काम देखे और ये भागीदारी वाले आंकड़े देखे, उसे ध्यान में रखते हुए ये सोचने की बात है, लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों को दलों के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए। क्या दल कभी वाकई राजनीति में एक नैतिक शक्ति, एक मॉरल फोर्स बन सकते हैं जैसा उस किस्से में उम्मीद थी, या उनका काम सिर्फ सत्ता का खेल ही रहेगा? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।